के साथ मैं हूं मोना। डिस्कस करते हैं। हमें ये पता है कि वहां पर जो टैक्सेशन का हदफ है, रेवेन्यू टारगेट्स हैं, कहा जा सकता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कलीदी रोल अदा करते हैं और इनको फुलफिल करना, इन टारगेट्स को मीट करना हुकूमत की अवलीन तरजीह भी कहा जा सकता है, क्योंकि वन वर्डेड अगर सोल्यूशन की बात करें तो ये एक वन वर्डेड सोल्यूशन है हमारे तमाम इकोनॉमिक मसाइल के हवाले से। इस दफा जो रुपीज 3.6 बिलियन के टैक्सेशन का हदफ रखा गया है, सबसे इंपॉर्टेंटली ये प्रीवियसली रुपीज 3.1 बिलियन पर सेट था, जिसको अभी बढ़ाकर रुपीज 3.6 बिलियन रखा गया है। नए टैक्स पेयर्स को टैक्स नेट में लाना सबसे अहम चैलेंज रहता है हुकूमत के लिए, और हर हवाले से FBRB इस हवाले से कोशिशें करता हुआ और अगर अलग अलग किस्म के मेजर्स या इकदाम इंट्रोड्यूस करता हुआ नजर आता है, ताकि टैक्स पेयर्स को, नए टैक्स पेयर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाए और जनरली स्पीकिंग मुल्क में टैक्स कल्चर को प्रमोट किया जाए। इसके अलावा अगर हम मजीद बात करें टैक्स बेस के हवाले से, तो चैलेंजेस इस हवाले से बेशुमार रहते हैं। हमने देखा कि जो अभी रिसेंटली टैक्स एमनेस्टी स्कीम थी, वो भी इस तरह के खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं जनरेट कर पाई जो कि इससे एक्सपेक्टेशन रखी जा रही थी, और इस तरह से नए टैक्स पेयर्स उस अमाउंट में नहीं आ पाए हमारे टैक्स बेस में जिस तरह की तवक्कुआत इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम से या इस रजाकाराना स्कीम से, जो इसको कहा जा रहा था, उससे रखी जा रही थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसकी डेडलाइन काफ़ी दफ़ा हमने एक्सटेंड होती हुई देखी। लेकिन टैक्स टू GDP रेशो की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान में रीजनली हम लोग तकरीबन कहा जा सकता है कि ये लोएस्ट है, लिहाजा एक हमारे लिए वो फुटिंग्स पर इस पर काम करना और इसको बढ़ाना सबसे ज़रूरी बात है, ताकि सोशल सेक्टर्स के लिए हमारी अलाउंस बढ़े और मुल्क में जनरली भी टैक्स कल्चर को प्रमोट किया जाए। आज फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर इसाक डार ने इकोनॉमिक सर्वे भी जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें 29% पॉवर्टी लेवल को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। 4.7% पर GDP ग्रोथ कहा जा सकता है कि 8 साल में सबसे बेहतर रिकॉर्डेड ग्रोथ रेट है जो इस वक्त हमें नजर आ रही है, और अभी नेक्स्ट कमिंग फिस्कल के लिए या अभी जो फिस्कल स्टार्ट हो गया है उसके लिए 5.7% का ग्रोथ रेट टारगेट किया जा रहा है। वफाकी बजट 2016-17 भी इस लिहाज से एक कलीदी रोल अदा करेगा, बल्कि कहा जा सकता है कि फिस्कल एक फोकल किस्म का रोल अदा करेगा, और इसमें टैक्सेशन या रेवेन्यू के जो टारगेट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस इसमें कहा जा सकता है कि सबसे अहम रहेगी। सेविंग टू GDP रेशो इसी इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 14.5% से 14.7% से 14.5 रहा है, यानी कि इसमें हम लोगों ने स्लाइट कमी देखी है, और इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो 15.5% से 15.2% पर आया है, जो कि अगेन एक कमी को ऑल्दो मार्जिनल लेकिन कमी को रिप्रेजेंट करता है। लिहाजा बचत की शरह इस हवाले से और सरमायाकारी का मुल्क में रुझान बढ़ाने के लिए किस तरह के इकदाम दरकार हैं, वफाकी बजट 2016-17 इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है, इसके हवाले से बात करेंगे, और जनरली आवाम की ज़िंदगी आसान बनाने में और एक आम इंसान के लिए, एक जो आम आवाम है उनके तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट मुंतकिल करने के लिए सेविंग्स का और इन्वेस्टमेंट्स का क्या ताल्लुक है, और टैक्सेशन के जितने हदफ हम लोग सेट करते हैं, इस दफ़ा हमने एक अच्छा हदफ रखा है, होपफुली इसको डाउनवर्ड रिवाइज नहीं किया जाएगा, उसको मीट करने के लिए और वो भी अच्छे तरीके से मीट करने के लिए जिससे टैक्स कल्चर एनहांस हो, क्या चीज़ें दरकार है, इन उमूर पर आज डिस्कस करेंगे मेरे मौजूद पैनलिस्ट से। मेरे साथ आज पैनल में तशरीफ फरमा है डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग, सनतकार हैं आप एंड ऑल्सो चेयरमैन फॉर स्टैंडिंग कमिटी ऑन बैंकिंग FPCCI। मिस्टर रेहान जाफरी इज ऑल्सो अमंगस्ट अस, आप सदर हैं कराची टैक्स बार एसोसिएशन के। मिस माशमूमा जहरा मजीद साहिबा इज ऑल्सो ऑन पैनल, CEO हैं म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन पाकिस्तान मुफाब की, लिहाजा सेविंग्स पर और म्यूचुअल फंड्स की अहमियत पर, कैपिटल मार्केट्स पर आपसे रोशनी डालने की जो है मांगेंगे आपसे आपका इनपुट। तमाम जो पैनलिस्ट हैं, एक तो सबसे पहले वेरी ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस कि आपने ग्रेस किया है इस वक्त इस ओकेजन पर, और हम लोग क्योंकि डेटा के हिसाब से बात कर रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, लिहाजा आप सबके रेलिवेंट इनपुट्स की यहाँ पर बेहद हमें ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम एक कंक्लूसिव डिस्कशन इस चीज़ से डिड्यूस कर पाएँ। डॉक्टर मिर्ज़ा बेग साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी, पूरी बात का आगाज़ आपसे करते हैं। सबसे पहले ये जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से लॉन्च किया गया आज का इकोनॉमिक सर्वे है, इसके ऊपर आप कैसे रोशनी डालेंगे? देखिए, आज का इकोनॉमिक सर्वे, एक तो प्रैक्टिस यही होती है कि बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे हमारा वज़ीर आज़म साहब को पेश करते हैं वज़ीर ख़जाना, लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म साहब नहीं थे तो स्ट्रेट अवे ये मीडिया में पेश किया गया। इसमें हमने ये देखा जाता है कि हमारे पिछले साल, यानी जो करंट फिस्कल ईयर ख़त्म हो रहा है जून 30 तारीख तक, हमारी कैसी कारकर्दगी रही, और पिछले साल के मुकाबले में एक कंपैरेटिव स्टडी पेश की जाती है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में हमने पिछले साल के मुकाबले में क्या ज़्यादा अचीव किया और क्या हमने कम अचीव किया, कौन से हदायफ हासिल किए, कौन से हदायफ हम हासिल नहीं कर सके। ये एक इकनॉमिक सर्वे का। अभी हमारा इस बार का इकनॉमिक सर्वे भी जो वज़ीर ख़जाना ने पेश किया वो मिक्स नज़र आता है। मिक्स इन ए सेंस के कुछ
इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी कारकर्दगी हुई है। पहले उसकी बात कर लेते हैं मुस्बत भी, और उन्होंने खुद एक्नॉलेज करा कि कुछ में हमारी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हमारी कारकर्दगी जो हुई है वो खातिर ख्वाह नहीं रह सकी, जिसकी वजह से हम वो हदायत हासिल नहीं कर सके। जो इंडिकेटर्स बेहतर हुए उसमें पहला तो है कि जी बजट डेफिसिट जो है उन्होंने कम करा, और ये बहुत बड़ा स्टबन बजट डेफिसिट था। 8.4% से नीचे लेकर आए और 4% पे लाने की बात की। तो ये बजट डेफिसिट आपको पता है कि अखराजात में और आमदन का जो फ़र्क होता है वो बजट डेफिसिट होता है। यानी अगर आपके अखराजात ज़्यादा हैं और आमदनी कम है तो आपको खसारे का बजट पेश करना पड़ता है। तो एक तो उन्होंने वो उस पर काफ़ी कंटेन किया। आईएमएफ तक खुश था, आईएमएफ ने भी इनको 3.7 3.8 का टारगेट दिया था, वो मोरलेस बाद में उन्होंने रिवाइज करके 4 का मान लिया था। तो बजट डेफिसिट अच्छा का। फिर दूसरे उन्होंने जो कहा कि जी हमारे पास रेमिटेंसेस 18 से 19 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगी। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है कि कुछ चंद साल पहले ये 5-6 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस होती थी। तो ये हमारे पाकिस्तानियों का पाकिस्तान पे, उसके पॉलिसी मेकर पे और हमारी बैंकिंग सिस्टम के पे एतमाद का मज़हर है। हम समझते हैं, और मैं ये कहूँगा कैटेगोरिकली कि योर मनी इज़ द सेफेस्ट इन पाकिस्तान। जो आजकल बाहर मनी लॉन्ड्रिंग के मेजर्स होते हैं, अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। लंदन में जो पाकिस्तानी नहीं रहते हैं, भले ब्रिटिशर हैं, उनका अकाउंट बंद कर रहे हैं और उनको लेटर आ गया कि ये पैसे लेके जाएं कहीं पे भी रखें। तो हमारे मुल्क में ये पैसे महफूज हैं, ये फ्रीज़ नहीं होना है। इनको आप प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में यहाँ कर सकते हैं, और पाकिस्तान में जो रिटर्न है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने जो देखा जो हमारा इन्फ्लेशन था वो कम हुआ है, काफ़ी हद तक कम करा है। डिस्काउंट रेट हम लोएस्ट रेट पर आ गए हैं 5.75% पे। अभी जो उन्होंने 0.25 कम करा तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी 6% पे, क्योंकि उस वक्त इन्फ्लेशन ऊपर जाने की बात हो रही थी। लिहाजा हमें टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जाना था, लेकिन उन्होंने लूज़ की, यानी कम किया डिस्काउंट रेट। उससे क्या होगा कि लैंडिंग रेट हमारे कम होंगे और लोगों को राग़िब होंगे नई सरमायाकारी के लिए। अच्छा, उसके अलावा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अच्छी रही है हमारी, उसमें ग्रोथ हुई है। लेकिन जहाँ पे मार खाई है और जो इसने हमारी ग्रोथ को ओवरऑल भी मुतासिर किया है या हिट किया है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें मनफी ग्रोथ हुई है, माइनस में। किस वजह से? हमारी कॉटन की क्रॉप पट्ठा बैठ गया। 13 मिलियन बेल्स होती थी हमारी, 9.5 मिलियन बेल्स पे आके हम रुक गए। 1 मिलियन बेल $1 बिलियन, थंब रूल। तो 5 मिलियन बेल शॉर्ट है तो $5 बिलियन तो यहीं मार खा गए आप। फिर उसकी जो वैल्यू एडिशन होती वो अलग है। और तीसरा नुकसान जो है, अब इंपोर्ट करनी पड़ रही है, तो आपके इंपोर्ट में $5-6 बिलियन का एक इम्पैक्ट आया है। तो ये एक कॉटन की जो फसल क्रॉप फेल हुई है। बाकी वीट और राइस की उनका मोरलेस सेम है और उसकी प्रोडक्शन भी सही है, लेकिन इस बार वो कहते हैं कल्टिवेटेड एरिया हम कॉटन का बढ़ाएंगे। अच्छा, अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारी प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट भी थोड़ा सा इन्हेंस हुआ है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारा जो है वो ग्रोथ आई है। सर्विस सेक्टर हमारा सबसे शाइनिंग हो गया है, लेकिन इस पर मैं खुश नहीं हूँ। सर्विस सेक्टर जो है आपकी माशत को 3 सेक्टर जो है लेके चलते हैं। सर्विस सेक्टर जिसमें बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, दूसरी खदमात का शोबा जिसको कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमने मार खाई है, मैन्युफैक्चरिंग में लार्ज स्केल में कुछ कदरें बेहतरी हुई है, लेकिन सर्विस सेक्टर ने हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। यानी हमारी इस वक्त 58% टोटल इकॉनमी का सर्विस सेक्टर से आया है, 21% एग्रीकल्चर से आया है, 21% मैन्युफैक्चरिंग से आया है। इतना हमारा सर्विस सेक्टर नहीं था पहले। वो इसलिए हुआ है कि हमारी एनर्जी की शॉर्टफॉल थी, लोग आस्ते आस्ते खदमात के शोबे की तरफ राग़िब हो गए, नई सनतकारी नहीं हुई, नई सरमायाकारी नहीं हुई, तो सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ा है। लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एनर्जी का जो शॉर्टफॉल है उस पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। पंजाब में जो 5 दिन मिल नहीं चलते थे, आज 7 दिन चल रहे हैं। कराची सिंध में 7 डेज इन्होंने अनाउंस ये नहीं किया था कि तो इंडस्ट्रीज को अभी रमजान के दौरान देखिए, ये तो एक बहुत ही स्मॉल मेजर में ब्रॉड बेस बात कर रहा हूँ। ब्रॉड बेस में यह है कि एलएनजी की इंपोर्ट से हमारी जो पंजाब की सनतों को RLNG रीक्लासिफाइड LNG गैस मिल रही है, जो वो सुई गैस से सस्ती पड़ रही है, ₹2 ₹3 पर यूनिट। लिहाजा लोगों ने अपनी ऑप्टिमम प्रोडक्शन पे चलाया।
फर्टिलाइज़र की यूनिट जो हैं उनके पास सरप्लस स्टॉक जमा हो गया है, क्योंकि पूरी उनको LNG गैस मिली है और सुई गैस मिली है। तो एनर्जी का बहरान से 2% हम लूज कर रहे थे जीडीपी, यानी अगर हमारी 5% जीडीपी आ रही है तो एनर्जी का बहरान नहीं होता तो ये 7% होती। आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है कि ये हुकूमत ने भी कहा कि 2018 में इंशाल्लाह नो लोड शेडिंग, और उनकी स्ट्रेटजी भी यही है कि इलेक्शन में वो जाना चाहते हैं ये स्लोगन लेकर कि जब हम आए थे तो ये लोड शेडिंग थी, आज ज़ीरो लोड शेडिंग। एंड राइटली सो उनका प्रोग्रेटिव बनता है। अगर ये लोड शेडिंग अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट से ख़त्म हो जाती है तो हमारी रॉबस्ट ग्रोथ जो है इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2018 ऑनवर्ड। राइट, ब्रीफ वन लाइनर जो इससे पहले बात की, रमजान में सप्लिकेशंस जारी रखना जरूरी होगा। नंदलेस आप सही कह रहे हैं, ब्रॉडर फ्रेमवर्क में काफी सारी बेहतरी हुई है। हाँ, लेकिन हमें स्मॉलर पर्सपेक्टिव को भी इन अकाउंट लेना जरूरी है। नेगेटिव भी एक सुने, नहीं तो लोग कहेंगे कि हम सिर्फ तारीफें करके बंद हो गए। नेगेटिव में मिनिस्टर साहब ने माना है कि एक्सपोर्ट्स हमारी गिरी हैं और काफ़ी हद तक गिरी। वो तो बात कर रहे हैं कि 18-19 बिलियन की, हमारी 25 बिलियन तक पहुंच गई थी और इसको बढ़ना था। तो एक्सपोर्ट का गिरना आपके लिए एक बहुत ही लहम फ़िक्रिया है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट गिरेंगी तो फॉरेन रिजर्व्स पे प्रेशर होगा, फॉरेन रिजर्व्स पे प्रेशर होगा, आपकी रुपी स्टेबल नहीं रहेगा, तो ये सब चीज़ें लेंगे, फिर इन्फ्लेशन जंप कर जाएगा। तो ये बीमारियां हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो मेरा कहने का मकसद, बट ओवरऑल मैं समझता हूँ ये इकोनॉमिक सर्वे जो है उसकी अच्छी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रहे हैं और आई एम वेरी पॉजिटिव एंड बुलिश कि आने वाले वक्त में इससे मजीद बेहतरी देखने में आएगी। ठीक है, कुछ ऐसे फिगर्स हैं या स्टेटिस्टिक्स हैं जो इसी इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग डाउनवर्ड होते हुए देखे हैं। हमने कुछ रेशोज हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, इंट्रोडक्शन में भी इनका तस्करा किया है। बेग साहब, मैं वैसे चाह ही रही थी कि आप अपनी इंडस्ट्रीज के हवाले से गैस एप्लीकेशंस मांग लेते कि रमजान में ये जारी रहे, ताकि आप इसी तसलसल से काम करते रहें और LSM में जो ग्रोथ आई है वो जारी रहे। रेहान साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ सर, टू द वेरी स्पेसिफिक टॉपिक इटसेल्फ। रेहान साहब, अभी अगर हम लोग टैक्स टू GDP रेशो की बात करें, रीजनली हम लोगों की परफॉर्मेंस काफ़ी कम रही है। हमें रीजनली जितने हमारे ममालिक हैं, वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम देम। आपको क्या लगता है, बेसिकली सबसे जो कलीदी सवाल है इसमें, टैक्स बेस कैसे हम वाइडन कर सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मोना। एक्चुअली बेग साहब ने बड़े अच्छी तरह आपको इकोनॉमिक सर्वे भी डिफ़ाइन किया, सब कुछ बताया और बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे थे जो पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का, तो FBR ने मेरा ख़्याल है पिछले साल, मैं कहूँगा स्पेसिफ़िकली पिछले साल ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे बहुत काम किया था। और इन्होंने लास्ट ईयर जब बजट अनाउंस हुआ था तो एक फाइलर और नॉन फाइलर का कंसेप्ट भी दिया था, ऑर्डिनेंस में आया था, और उस पे उन्होंने तरीक़ाकार उसका ये था कि जो नॉन फाइलर्स थे उन पे विदहोल्डिंग ज़्यादा था और जो फाइलर थे वो नॉर्मल टैक्स में फॉल कर रहे थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके बावजूद जो एक्सपेक्टेशन थी गवर्नमेंट की फाइलर और नॉन फाइलर की टर्म में, वो एक्सपेक्टेशन शायद गवर्नमेंट पूरी नहीं कर सकी। फिर इसके बाद ये हुआ कि एक जो बिज़नेस कम्युनिटी थी उनको अप्रोच किया गया, FBR ने उनको अप्रोच किया, गवर्नमेंट ने उसको अप्रोच किया और ये कहा कि भाई आप किसी भी तरह जो है फाइलर्स की तादाद बढ़ाएं। फाइलर्स की तादाद अब किस तरह बढ़ेगी? देखिए, एक जो ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द FBR एंड द टैक्स पेयर एक डेवलप हो चुका है। ये जाहिर है कि अगर कोई चीज़ पिछले 20 साल से चल रही है, 50 साल से चल रही है, वो एकदम वाइप ऑफ नहीं हो सकती। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करना, सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसको किस तरह ख़त्म करें। आपको सबसे पहली बात यह कि आपको फैसिलिटेशन लाना पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी एक टैक्स नेट में है, पिछले 10 साल से हो या 15 साल से हो या 20, इख्तियार साहब माशाल्लाह शुरू से एक अच्छे टैक्स पेयर का उसमें आते हैं। मैं टैक्स पे करता हूँ और लोग टैक्स पे करते हैं, आप अपनी सैलरी से टैक्स डिडक्ट करवा लेती हैं, तो हमारा क्या कसूर है? बात यह है कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं उनको टैक्स नेट में जब ही वो आ सकते हैं जब उनका प्रॉपर इन्फोर्समेंट किया जाएगा। आपके पास देखिए, FBR के पास डेटा मौजूद है, ये आज से नहीं है, ये आप मुख्तलिफ शोज़ देख लीजिए, अखबारात देख लीजिए, एक्साइज में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका डेटा, प्रॉपर्टी का डेटा, इसी तरह जो फॉरेन रेमिटेंस का डेटा, एक्सचेंज का डेटा, ये सब डेटाज मौजूद हैं। बात सिर्फ ये है कि प्रॉपर इन्फोर्समेंट चाहिए। FBR अगर ये सोच ले कि अगले 2 साल, नॉट 5 ईयर्स, एटलीस्ट फॉर 2 ईयर्स, जितनी टैक्स मशीनरी है इनकी, कराची से लेकर और पेशावर तक, सिर्फ ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पर लगा दें, और जो फाइलर्स हैं, जो टैक्स पेयर ऑलरेडी जो टैक्स नेट में हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं, उनकी आप कम से कम 2 साल के लिए उनको एक एग्जम्पशन दे दें, छूट दे दें, कुछ भी दे दें,
ताकि उनको कम से कम एक सुकून का सांस लेने में थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए, सुकून का सांस लेना और आसानी पैदा हो जाए। तो ये एक बेसिकल चीज़ है। दूसरी चीज़ ये छूट दे दें, छूट से मुराद है अब जो टैक्स पेयर है जो रेगुलर कंप्लायंस कर रहा है वो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट विद होल्डिंग भी करता है, वो उसको विद इन 7 डेज एक्सचेकर में जमा भी करवाता है, और उसके बावजूद अगर बाय एनी रीजन कोई अगर नोटिस भी आता है, और बाज़ दफ़ा तो होता है नोटिस नहीं आता, सिर्फ पेनल्टी ही आती है, ऑर्डर ही आता है कि जनाब आपको पेनलाइज कर दिया गया, तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करती हैं। सही। मैं वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस स्कीम की भी बात करना चाहूँगा इस मौके पर कि वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस स्कीम जो है वो क्यों मेरा हिसाब से वो फेल हुई। इख्तियार साहब मुझसे यकीनन एग्री करेंगे। फेल इस होने की जो बेसिक वजह थी वो ये थी कि उसमें जो फ्लॉज थे, आप एमनेस्टी, आपने शुरू में वर्ड यूज़ किया टैक्स एमनेस्टी स्कीम, दैट इज़ नॉट अ टैक्स एमनेस्टी स्कीम, दैट वाज नॉट अ टैक्स एमनेस्टी स्कीम, दैट वाज अ वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस स्कीम। उसमें आपके जो 1% दे के आप कैपिटल तो वाइड कर सकते थे अपना, मगर आपके जो बैकलॉग में इतने अगर कोई असासा मौजूद था, अगर कोई एसेट मौजूद था, कोई घर मौजूद था, कोई गाड़ी मौजूद थी, कोई बंगला मौजूद था, कोई और चीज़ मौजूद थी, उसको वाइड करने का कोई प्रोविजन उसमें मौजूद नहीं था। फिर उसमें सेल्स टैक्स की कोई छूट नहीं थी। तो ये देखिए, ये सब वो चीज़ें हैं कि अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बैठ के तय की जाएँ, ट्रेडर्स के पास भी टैक्सेशन कमेटीज़ के नुमाइंदे मौजूद होते हैं, उनसे डिस्कस किया जाए और बताया जाए कि भाई ये फ्लॉज हैं जहाँ, और हमने एज अ टैक्स बार एसोसिएशन, कराची टैक्स बार एसोसिएशन, हमने बहुत FBR से इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस की है, उसमें जो उसके फ्लॉज थे उसके स्कीम में, वो हमने उनको बताया कि ये आपकी जो रीजंस हैं इस वजह से आपकी स्कीम कामयाब नहीं हो सकती। बट आई डोंट नो कि वो उस पर कोई काम नहीं हो सका। अच्छा, एक बात आ जाती है, आप एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि हम फैसिलिटेट करें मौजूदा टैक्स पेयर्स को, टैक्स पेयर्स जो एग्जिस्टिंग हैं उनकी ग्रीवेंस भी रिकॉर्ड होती है कि आप नॉन फाइलर्स को तो आप इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप उनके लिए मजीद फैसिलिटेशन अगर इस स्कीम में मांग रहे हैं, और आपने जो मुझे वर्ड भी करेक्ट कराया है कि वो एमनेस्टी नहीं थी, वो इसी वजह से करेक्ट किया था क्योंकि जो ट्रेडर्स थे जिनके लिए ये स्कीम थी वो हर्ट होते थे वर्ड एमनेस्टी से, सो दे वर लाइक कि आप इसको रज़ाकाराना कहें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, वो उनके लिए किया था, ये उन्हीं की फैसिलिटेशन थी। तो उनको मजीद फैसिलिटेट करने से मौजूदा टैक्स पेयर्स की तरफ से क्या आता? नहीं, पॉइंट ये था, देखिए मैंने अर्ज़ किया ना कि जब कोई भी स्कीम आती है, अगर मुझसे आप ये कहेंगे कि मैं 1% देकर अपना कैपिटल वाइड कर लूँ, तो उसके बाद मुझे जो एक जहनी तौर पे एक प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि मेरे पास अगर कोई असासे मौजूद हैं जो अनडिक्लेयर्ड थे, ठीक है, तो वो मैं कैसे दिखाऊंगा, उसकी छूट मुझे कैसे मिलेगी। तो ये जो टैक्स यानी कि जो भी इस वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस स्कीम में जिन्होंने ऑप्ट किया और जो नहीं ऑप्ट कर सके वो इसी वजह से नहीं ऑप्ट कर सके कि उन्होंने कहा नहीं, हमें ये एग्जाम्पशन तो मिला ही नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखें ये स्कीम्स जो है ना ये अपनी जगह है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जब डेटा FBR के पास मौजूद है और आज से नहीं है, और अब तो माशाल्लाह कंप्यूटर का दौर है, हर चीज़ जो है एक क्लिक पे मौजूद है, तो हमारी जो FBR है वो इन्फोर्समेंट पे बात क्यों नहीं करती? ठीक है, आपकी वजह तरफ से क्या रीज़न आप समझते हैं, अगर डेटा मौजूद है उस डेटा पे एक्ट क्यों नहीं किया जाता? विल, द ओनली थिंग इज विल टू डू वाली बात है ना, कि अगर मुझे पता है कि हाँ ये FBR को एक गो अहेड दिया जाए क्लियर किस्म का, आप कह रहे हैं FBR भी इस हवाले से कोई डायलेमा का शिकार है? FBR इज वर्किंग ऑन इट, ऐसी बात नहीं है। FBR जो है, देखिए ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप वन फाइन डे आप सबको जो है ना वो बंद कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो ग्रेजुअली जो है आहिस्ता, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि 1 साल नहीं, 2 साल में, 3 साल में जाकर आप इसको जो है ना अपना टारगेट पूरे करें, मगर ये कि ये रेगुलर एक प्रैक्टिस होनी चाहिए FBR। ठीक है, आई विल गेट बैक टू यू सर, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है माशमूमा, अलाउ मी, मैं एक ब्रेक की तरफ चलती हूँ, मैं फिर आपकी तरफ दोबारा आती हूँ कि अगर ये तमाम वजूहात अपनी जगह पर इंटैक्ट हैं तो फिर और क्या ऑप्शंस हैं, वाई वुड एनीवन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, दीगर हमारे पास क्या एवेन्यूज़ हैं, टैक्सेशन के हवाले से भी गुफ्तगू जारी रहेगी राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। बात कर रहे हैं कि वफाकी जो बजट है 2016-17 का जो कि कल अनाउंस होने जा रहा है, कुछ मखसूस किस्म के टारगेट्स रखे गए हैं, अहदाफ सेट किए गए हैं बिलखुसूस हमारे टैक्सेशन या रेवेन्यू सिस्टम के हवाले से, लेकिन इसके साथ साथ जहां पर हम लोग जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं और कुछ जेन्युइन एवेन्यूज़ हैं जो ऑलरेडी टैक्सड हैं, उनकी तरफ किस तरह का रुझान रखा जाए, कलेक्टिवली इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो आज लॉन्च किया गया है उसको भी हमने डिस्कस किया इसी कंटिन्यूटी में। माशमूमा, इससे कबल जो आप बात कर रही थी, बिल्कुल ये तमाम एनोमलीज़ का आपने जिक्र किया, एब्सोल्युटली इनको करेक्ट करने की ज़रूरत है, यहाँ पर रेक्टिफिकेशन हमें चाहिए, लेकिन अगर ये तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं तो क्या अट्रैक्शन है कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाया जाए
इन्वेस्टर्स के देखिए म्यूचुअल हवाले फंड्स से? अभी भी आपको जो है बैंक डिपॉजिट से, जो हमारे मनी मार्केट फंड्स है बैंक के कंपेरेबल हैं, उससे बेहतर रिटर्न दे रहे हैं, क्योंकि हम मार्केट बेस्ड रिटर्न दे रहे होते हैं। तो हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न हम दे रहे होते हैं। बाय लॉ हमें 90% एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको जो भी हम फंड कमाएगा वो आपको साल में एटलीस्ट 1 ईयर मिल जाएगा। कई फंड्स मंथली दे रहे होते हैं, कई जो है मतलब 1 ईयर तो हमें डिविडेंड पे आउट करना है। इक्विटी फंड्स में ये है कि जिनका जो है, जो स्पेशली जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, जिनकी इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, उनके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेहतर होते हैं, बिकॉज हमारे एक तो डाइवर्सिफाई होता है प्रोडक्ट। एक इक्विटी फंड में कोई 20 से 25 पोर्टफोलियो कंपनीज के शेयर्स मौजूद हैं। उसके अलावा हमारी टीम मौजूद होती है जो उसको एनालाइज करके कंपनीज और किस वक्त किस सेक्टर में जाना है, किस कंपनी में जाना है, पूरे प्रॉपर एनालिसिस के साथ हम लोग कर रहे होते हैं। इसलिए फॉर अ स्मॉल सेवर उसके लिए आसानी रहती है कि एक तो आपको बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मिल जाता है, प्लस हमारी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1000 रुपये है। तो आप थोड़े अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, आप हर महीने सेव कर सकते हैं, आपको एक लमसम अमाउंट नहीं चाहिए है। प्लस ये कि म्यूचुअल फंड्स में हर किस्म के फंड्स मौजूद हैं। हमारे पास इक्विटी है, मनी मार्केट है, कमोडिटी बेस्ड फंड्स हैं। अब रिसेंटली इस साल में एक रियल एस्टेट फंड भी आया है जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, रीट उसको कहते हैं। तो किसी को अगर रियल एस्टेट में एक्सपोजर चाहिए है तो वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो फंड भी ख़रीद सकता है। तो हर एसेट क्लास के जो है म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। उसमें एक शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस भी होते हैं, जहाँ पे एक शरिया स्कॉलर होता है, वो उसको वेरीफाई करता है कि जो भी हमारी सरमायाकारी हुई इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं उस फंड की, वो शरिया के जो असूल होते हैं थोड़े इन्वेस्टमेंट के, उसके मुताबिक हैं। तो जिनका रिबा फ्री जो लोग चाहते हैं कि भाई इंटरेस्ट इनकम नहीं आए, उनके लिए उस किस्म के एवेन्यूज़ भी मौजूद हैं। तो मतलब इन्वेस्टर के लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और उसी की वजह से वो आ भी रहे हैं। और जो रिसेंटली ग्रोथ भी हुई है हमारी, वो भी इसी वजह से हो रही है कि लोगों को मतलब, क्योंकि अब आप देखें बैंक इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट्स इतने लो हैं कि बैंक तो एक आम आदमी को कोई भी नहीं दे रहा है। उसका जो है मतलब 4-5% भी आपको मुश्किल से मिल रहा है। तो उसके लिए तो फिर ये फंड्स बेहतर हैं कि उसको थोड़ा रिटर्न तो मिले। और इन्फ्लेशन वाइल द नंबर इज़ लो, बट इन रियलिटी अगर देखें तो इंसान की परचेजिंग पावर ओवर द ईयर्स कम ही हुई है। उसकी मतलब ये इन्फ्लेशन नंबर तो आपका 3% का आ गया है, लेकिन अगर आप जाकर जेन्युइन देखें तो किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं हुई। तो लोगों के लिए जो है इस वक्त सेविंग बहुत ज़रूरी है कि वो आगे भी अपने जो पैसे की कदर है उसको बरकरार रख सकें। यहाँ पर एक अवेयरनेस का भी इशू आता है, इसको भी डिस्कस करते चलते हैं इन द सेम कंटिन्यूटी। आपको लगता है म्यूचुअल फंड्स की तरफ उस तरह से अवेयरनेस है हमारी मैसेज की जितनी होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और उसका वजह ये भी है कि एक तो ये कि जो हमारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं ये भी थोड़े मार्जिन पे ऑपरेट कर रही होती हैं। इनके पास उतने हाई बजट्स नहीं हैं जिस तरह बैंक के हैं या टेलीकॉम सेक्टर का है कि वो इतनी मार्केटिंग कर सके। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत जो हमारा है, पिछले अनफॉर्चुनेटली 2010 से ऑलमोस्ट हर साल एक कोई FBR कोई टैक्स निकाल लेते हैं, हम कोर्ट में चले जाते हैं। तो जो थोड़ा बहुत पैसा होता है वो हम वकीलों को दे रहे हैं। तो जो है हमारी वजह से जो है ये वकीलों का बड़ा अच्छा प्रोफेशन चल रहा है। तो उसमें भी है कभी कोई डबल टैक्सेशन आ गई, कभी कुछ आ गया। तो मतलब जो थोड़ा बहुत होता है, फिर हमारी रिसोर्सेज जो हैं एक्चुअली वो इन इश्यूज़ में टैक्स कंसल्टेंट्स को और लीगल कंसल्टेंट्स में ज़्यादा हम लग जाते हैं। और उसी की वजह से मतलब हम उतना एफर्ट हम नहीं कर सकते जितना हमें करना चाहिए था, लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं दे सके। अब थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं अपने हम थ्रू द एसोसिएशन भी कर रहे हैं, हर कंपनी अलग से भी कर रही है कि थोड़ा बहुत जनरल पब्लिक को बता सकें कि भाई म्यूचुअल फंड्स के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, यही मकसद है इस इंटरेक्शन का कि इस तरह के एवेन्यूज़ की तरफ जाया जाए और वहाँ पर अवेयरनेस जिसकी कमी है वो बढ़ाई जाए। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी इज़ ऑल्सो अमंगस्ट अस नाउ, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं आप। रेलिवेंटली आपसे जितने भी आज इकोनॉमिक नंबर्स हैं, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर फॉर ग्रेसिंग आवर पैनल। बहुत अच्छा लगा आपको जब भी आप हमारा साथ देते हैं, क्योंकि नंबर्स पर जो स्पेसिफिक बात होती है आपसे बेहतर मेरा ख्याल है कोई और नहीं करता। तो प्लीज़ सर इस पे हाईलाइट कीजिएगा, जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, इस दफ़ा अगर ₹3.6 बिलियन का टैक्सेशन का हदफ रखा गया है, 3.1 था प्रीवियसली, अब उसको 3.6 बिलियन कर दिया गया है। आपको लगता है ये मीट हो पाएगा? क्योंकि अभी पिछले जो हमारे टारगेट्स हैं खुसूसन 10 माह के लास्ट अभी जो फिस्कल गुजर चुका है उसमें तो हम लोग टैक्सेशन जितने टारगेट्स थे वो हमने सक्सेसफुली मीट किए हैं। तो आप कोई पॉजिटिविटी देखते हैं इसमें आने वाले हदफ पे? जी अभी देखिए इसाक डार साहब ने ये कहा है कि हम इस साल का हदफ हासिल कर लेंगे, लेकिन पिछले जो 2 साल थे उसका हदफ हासिल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आप ब्रेक किया है उससे, और ये एक सोच बढ़ी है और हुकूमत इसको तस्लीम कर रही है कि हमारी जो माशी प्रॉब्लम्स हैं उसकी एक अहम वजह यह है कि हमारी टैक्स रेवेन्यूज़ जो हैं वो बहुत कम है। और अभी आप देखें कि जो टैक्स रिफॉर्म कमीशन था उसने कहा कि हमारा टैक्स GDP रेशो वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है।
और हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, आपको पता है कि वॉर ऑन टेरर के एक्सपेंसेस हैं, तो ये दुनिया में किसी दूसरे मुल्कों के तो नहीं हैं। तो अब जब टैक्स रेवेन्यूज़ इतने कम होते हैं तो उसका पूरा इम्पैक्ट ग्रोथ रेट के ऊपर, सोशल सेक्टर में, तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर, साफ पानी की, और हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। तो अब ये जो मॉडेस्ट टारगेट रखा है, मॉडेस्ट टारगेट है, और मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त सोच है हुकूमत की और वजारत ख़जाना की और FBR की, उसमें मैं समझता हूँ कि ये हदफ जो है ये हासिल होना मुमकिन है। मगर जो क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि क्या इससे हम ऐसी ग्रोथ हासिल हो जाएगी जो पाकिस्तान की पोटेंशलिटी है, और क्या इससे हुकूमत को इतने वसाइल मैसर आ जाएंगे कि वो तालीम की मद में, देखिए आपको पता है कि 24 मिलियन बच्चे, 2 करोड़ 40 लाख बच्चे हमारे ऐसे हैं जो भी स्कूल नहीं जा रहे, और हुकूमत का ये डिटर्मिनेशन है कि उनको स्कूल भेजना है। हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर फैसिलिटीज़, एक्सपर्टीज़ तो है, मगर चूँकि फ़ंड्स नहीं हैं तो वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। कुछ 1400 अरब रुपए हम जो है वो डेट सर्विसिंग में दे रहे हैं, 900 अरब रुपये हमारा जो है वो दफ़ा में जा रहा है, उसके अलावा पेंशन फ़ंड है वो इससे अलावा है। तो इन चीज़ों को जब हम देखते हैं, और देखना ये होता है कि पाकिस्तान की पोटेंशलिटी क्या है, तो मेरा अपना जो असेसमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान में टैक्सों की जो पोटेंशलिटी इस साल है वो है तकरीबन 8500 अरब रुपया। अब जाहिर बात है कि अगर लोग देने के लिए तैयार नहीं हैं तो हुकूमत सबको पकड़ के जेल में तो नहीं जा सकती, मगर अब कौम को भी ये समझना होगा, हमारे ताजिर, सनतकार, इंडस्ट्री, सबको समझना होगा कि भाई अगर आप अपने हिस्से का टैक्स नहीं डालते तो फिर हमारा वो है कि हम एशियन टारगेट बनना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की किस्मत बदलना चाहते हैं। उसके लिए मैं समझता हूँ कि 3600 से कुछ ज़्यादा अगर टारगेट होता तो शायद हुकूमत के पास ये वसाइल आ जाते। अब अगर हमने जैसे इस साल ग्रोथ रेट रखा 4.7%, तो पिछले 3 वर्षों में जो हमने रखा था औसत हमारा पड़ा 4.3%, तो ये तो जनूबी एशिया में सबसे कम है। मगर मैंने जिस चीज़ को सपोर्ट किया था वो था मुस्लिम लीग नून का मंशूर। उसकी अगर आप इजाज़त दें तो मैं 4-5 जुमले सुना दूँ। हमें वो मंशूर के उर्दू तर्जुमा है। हमें इस बात का एहसास है कि अगर हर किस्म की आमदनी जो पाकिस्तान में जो भी कमाता है, वफाक और सूबे, उस पर टैक्स आयद नहीं किया जाता और वसूल नहीं किया जाता, मईशत को दस्तावेजी नहीं बनाया जाता। हमारे आपको पता है ब्लैक इकनॉमी को 20,000 अरब रुपए की है, और काले धन को सफ़ेद होने से नहीं रोका जाता, तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं हो सकती जो सब बीमार है। ये बिल्कुल सही है। और आपको पता है इस मंशूर में 33 आदमी थे जो बहुत ही सीनियर लोग पाकिस्तान के थे, वो उस मंशूर कमेटी में थे, तो ये उनका मुत्तफ़िका फ़ैसला है। अब दूसरी बात आर्मी चीफ ने कही कि अगर आपकी मईशत दस्तावेजी नहीं है तो फिर वो जो पैसा है वो जा रहा है उसका 1% टेररिस्ट को, टेरर फाइनेंसिंग में अब जब 10,000 अरब रुपया के हमारे लॉसेस हो गए, आपको पता है वॉर एंड टेरर के टोटल लॉसेस जो इस कौम ने बर्दाश्त किए हैं वो 10,000 अरब रुपए के, तो वो अगर उसके बाद ये पैसा फाइनेंसिंग में जाता रहे और लोग टैक्स चोरी करें और दस्तावेजी हम ना बनाएं तो फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। तो मैं ये कहता था जैसे अगर आप ये तस्लीम कर लें कि इस साल हमारी मईशत की कारकर्दगी मजमूई तौर पर जो है वो मिक्स्ड रही, एक बुनियादी सवाल आएगा कि जो अल्फाज इस मंशूर के थे और जो एक हकीकत है और जो आप पिछले दिहाइयों से सब कह रहे हैं कि अगर आप स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं करते, पाकिस्तान में बुनियादी नौइयत की इस्लाहात नहीं करते, तो जो स्टेबलाइजेशन 3 साल में आज हमने अचीव किया है, स्टेबलाइजेशन काफ़ी हद तक आया है ना, डेफिनेटली आया, कोई क्राइसिस लाइक सिचुएशन तो नहीं है। जो बुनियादी सवाल पाकिस्तान में सबको गौर करना है कि ये जो स्टेबलाइजेशन अचीव किया है, आया ये प्लेटफार्म होगा एक्सेलरेटेड ग्रोथ की तरफ या ये अनस्टेबल होगा। तो मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि स्ट्रक्चरल जो इस्लाहात हैं यानी टैक्सों के ज़िम्मे में और एनर्जी सेक्टर में और करप्शन को काबू पाने, अगर ये हम नहीं करते तो ये इस्तेहकाम जो इस वक्त नज़र आ रहा है ये शायद परमानेंट ना हो। तो अब जो पूरी कौम के साथ सवाल है, निशान है, तो उसमें मिसाल के तौर पर 111 सब सेक्शन 4 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उससे मेरा अंदाज़ा है कि 3,000 अरब रुपये साल का कौमी ख़जाने को नुकसान है। तो एक तो इस पर गौर करना होगा कल के बजट में। दूसरी जो बहुत आम बात है कि जो हमारी ग्रोथ हुई है, ये जो 3 साल इनके गुजरे हैं हमारे, तो इसमें $53 बिलियन की रेमिटेंसेज आ गई। तो अगर ये रेमिटेंसेज नहीं होती तो हमारी इकनॉमी कहाँ होती, ये तक सोचने की, और ये रेमिटेंसेज कोई परमानेंट नहीं है। मगर जो परेशानी की बात है वो भी मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि रेमिटेंसेज में इस हुकूमत के दौर में इजाफा हुआ $8 अरब का, और बरामदात में जो कमी हुई वो $3 अरब की। तो जो चीज़ बिल्कुल वाजह है
कि अगर हमारे रिजर्व्स बढ़े हैं, यकीनन बढ़े हैं, तो तरसीरात से बढ़े, एक्सपोर्ट से नहीं बढ़े। तो हमें अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हम अप्रोच लाएंगे तो रेमिटेंस का जो है उसको तो ले जाना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कंजम्पशन में नहीं लाना चाहिए। तो ये जो पॉलिसी है इसको बदलें। इसका एक ही नुक्ता रह जाता है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, वो ये है कि दुनिया भर में जो तरक्की पजीर ममालिक है हमारे जैसे, उसमें टैक्स GDP रेशो हमारा होना चाहिए 20%, इस वक्त है 10%। टारगेट भी 14 कर रहे हैं वो तो 1% बढ़ा के बढ़ाएंगे ना, वो होना चाहिए 20%, नंबर एक। लेकिन मैं उस 20,000 अरब जो ब्लैक मनी उसको देने के बाद 20% कह रहा हूँ, तो बहुत बड़ा फ़र्क है। जी बिल्कुल। दूसरा ये था कि जो कौमी बचतें हैं वो हमारी गिर गई हैं बहुत। हमारी इस वक्त बजटें हैं 14%। हमने बचतों पर सर बात की हाँ, है। नहीं एक्सपर्ट बैठे हैं आपके, मैं देख रहा हूँ, तो उन्होंने ज़रूर बात की होगी, लेकिन वो हमारा इंडिया में 32-33% है। तो उसको आप बढ़ाना है। तीसरा इन्वेस्टमेंट जो हमारा इस वक्त जो है 15 है, ये होना चाहिए 30। तो मैंने इन तीनों को कैलकुलेट किया पाकिस्तान की इकनॉमी के साइज से, तो मैं इस नतीजे में पहुंचा कि तकरीबन 13,000 अरब रुपया 13,000 अरब रुपया एक साल में इन तीन चीज़ों में हमने कम वसूल किया है। इसमें से पूरी कौम की जिम्मेदारी है ना। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये 13,000 अरब रुपया टैक्सेस में, कौमी बचतों में और इन्वेस्टमेंट में आ जाता, हम लोग दुबई में जाके पैसा नहीं लगाते, तो ये 13,000 अरब रुपये इस मईशत पर, 20 करोड़ आवाम पर, कर्ज़ों की सूरत हाल पर, तालीम का बजट, सेहत का बजट, साफ पानी का बजट, एक रेवोल्यूशन आ सकती थी। यानी तो अब ये डिटर्मिनेशन जो कल का बजट डिटर्मिन करेगा, वो ये करेगा कि पाक चाइना कॉरिडोर भी आ रहा है, ये एक सुनहरी मौका पाकिस्तान को मिला। दूसरा सुनहरी मौका ये कि अगले साल भी बाय एंड लार्ज थोड़ी कीमतें ज़रूर बढ़ेंगी तेल की, मगर कम रहेंगी। और तीसरी अपॉर्चुनिटी है कि हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क ईरान, उस पर सैंक्शन लिफ्ट हो गई हैं, तो वहाँ एक ट्रमेंडस एक्टिविटी जनरेट होने वाली है। ठीक है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, इनको भी आपने कैप्चर करना है और ये 13,000 अरब रुपए को भी जहन में रखना है। तो ये सोचना है कि अल्लाह मेरे तो ये पोटेंशियलिटी हमें दे दी, इसके बाद हम क्या 4-5% पर चलना चाहते हैं या इसको फिर एशियन टाइगर बनाना चाहते हैं। ये बजट में भी हुकूमत को भी, कौम को भी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप मीडिया को एजुकेट करें। बड़ी मेहरबानी। राइट। माशी खुद मुख्तारी के लिए हम देखते हैं कि ये तीनों जो रेशोज हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। सेविंग्स टू GDP रेशो, टैक्स टू GDP और इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो। इख्तियार साहब, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं और आगे भी रहेंगी, जैसे कि प्रिडिक्ट भी किया है डॉक्टर शाहिद ने। इनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैक कर पाएँ या कैश कर पाएँ, उसके लिए क्या इकदाम दरकार आप समझते हैं? देखिए, आने वाले बजट में जो कल आप सुनेंगे, और हम स्टैंडिंग कमेटी ऑन बजट का मैं मेंबर रहा हूँ, हाईएस्ट फोरम पे ये वज़ीर ख़जाना साहब से और FBR के चेयरमैन से हमारी बड़ी मीटिंगें हुई हैं। हमने इन्हें प्रपोजल्स तमाम एसोसिएशंस और चैम्बर्स से किताब की शक्ल में दिए थे। तो एक चीज़ पे हम सब मुतफ़क़ थे, वो ये थे कि आने वाले वक्त में 3 साल तो आपने कंसोलिडेट किया, अब ग्रोथ के 2 साल हैं, तो इसमें टोटल ग्रोथ हो। ग्रोथ कौन सी चाहिए? एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। एक्सपोर्ट के ज़रिए ग्रोथ को हमने लेके जाना है। इस पे भी वज़ीर ख़जाना FBR सब मुत्तफ़िक़ है। जब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहते हो तो क्यों नहीं, अब पहले क्यों नहीं ले ली हमने, क्यों नहीं हल कर, आइंदा आने वाले साल में क्यों मिलेगी? उसका कोई सन तो नहीं लिखा हुआ था, इसलिए नहीं मिला था कि एक्सपोर्ट की ग्रोथ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको हटाना पड़ेगा। तो हमने वज़ीर आज़म साहब से मीटिंग की थी और कैबिनेट को मैंने प्रेजेंटेशन दी थी। फिर वज़ीर आज़म साहब ने 8:30 से 1:30 बजे तक क्लोज डोर में पूछा, भाई एक्सपोर्ट क्यों कर रही हैं? तो उन्हें बताया था, तो उन्होंने ऐलान किया था। और मुझे खुदा का, अल्लाह ताला का शुक्र और खुशी आपको बतलाते हुए कि इस बजट में वो आ रहा है कि 5 एक्सपोर्ट सेक्टर को 0 रेटिंग वो कर रहे हैं। 5 सेक्टर्स में टेक्सटाइल हैं, लेदर हैं, कारपेट हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, सर्जिकल गुड्स हैं। ये पांचों एक्सपोर्ट सेक्टर खिलाते हैं। इसमें न सेल टैक्स वाला लेंगे, न रिफंड होगा जो पहले था, फिर ख़त्म कर दिया गया था, 0 रेटेड ख़त्म हो गया था, तो इसको 0 रेटेड कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थंब रूल से बिल्कुल अगेंस्ट हैं। एक्सपोर्ट पे इस वक्त 4 से 5% डायरेक्ट टैक्सेस हैं, टर्नओवर टैक्स की शक्ल में, विदहोल्डिंग टैक्स की शक्ल में और एडवांस टैक्स की शक्ल में और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज की शक्ल में। ये दुनिया में क्या एक्सपोर्ट पे नहीं होता। अगर सेल टैक्स ले लेते हैं तो VAT की शक्ल में एयरपोर्ट पे आपको हाथ में देते हैं, भाई ये वापस लेते जाओ। तो वो भी हमने बात की कि 4 से 5% जो ये जो फैट है इसको चिप ऑफ करें, दुनिया में कहीं नहीं होता। तो उस पर भी उन्होंने काफ़ी हद तक एग्री किया कि जी वो भी हम करेंगे। तो कहने एनर्जी की सिचुएशन बेहतर हुई, आने वाले साल में मैं और बेहतर देख रहा हूँ। एनर्जी मिक्स यानी जो कीमत थी वेटेड एवरेज हमारी एनर्जी की, वो भी कम हुई है। LNG वगैरह के इंपोर्ट की वजह से जो नेशनल ग्रिड में सप्लाई हो रहा है पंजाब को, वो पुरानी गैस को भूल गए, सुई गैस को। वो कहते हैं LNG हमें देते रहे, 2 रुपये 3 रुपये यूनिट कम पड़ रहा है। कहने का मेरा, और 7 दिन
फैक्ट्री चल रही। ये सब चीज़ों को देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इंशाल्लाह हम हासिल कर सकेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको एक चीज़ का ज़रूर, जो हमारे भाई बात कर रहे थे, कि आपने इस बजट में भी नज़र आएगा कि हार्श मेजर्स लिए गए नॉन टैक्स रजिस्टर्ड पर्सनस के लिए, और ये लेने चाहिए थे पहले। यानी अगर वो गाड़ी ले रहा है, व्हाई नॉट यू आई मीन डिमांड एनटीएन नंबर या एनटीएम सर्टिफिकेट कि जी आप लैंड क्रूजर लेने के लिए ला रहे हैं, 2 करोड़ की गाड़ी है, भाई आप एनटीएन नंबर तो दे दो। या मकान लेने जा रहे हैं, यू हैव टू टेक, और विल वाली बात अच्छा है। मिस्टर जाफरी की बात से आप कितना अग्री करेंगे, जो वो कह रहे थे कि एमनेस्टी स्कीम में जो एसेट डिक्लेरेशन है उसका भी वो भी देखिए, चीज़ वो हिस्सा स्कीम में बनानी हम भी चाहिए। साथ में थे और मानते हैं कि फेल हुई है। 10 लाख उन्होंने कहा था लोग रजिस्टर्ड होंगे, 8,212 लोग रजिस्टर्ड हुए हैं और वो फेल हुई है। और फाइनेंस मिनिस्टर भी मानते हैं, चेयरमैन अखबार निसार अहमद साहब भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। फेल इसलिए हुई है कि वो हाफ हार्टेडली की, न तीतर ना बटेर। आपने 5 करोड़ तक का 1% वाइड करने को कहा, उससे ज़्यादा है तो उसको पता नहीं है। उसके साथ गाड़ी वाड़ी मकान शकान है जो डिक्लेयर पहले नहीं करता है, अब वो कहाँ डिक्लेयर कर रजिस्टर्ड होने जा रहा है, वो तो 2 साल के बाद उसको पकड़ेंगे, तो ये गाड़ियाँ बड़ी हैं, सब चीज़ें थी। लिहाजा आपने, और फिर ट्रेडर्स के लिए किया, भाई ट्रेडर्स एक कैटेगरी है, बट और भी बहुत सारे लोग और हैं भी हैं, जी। जो टैक्स नेट में नहीं है, उनका भी लाना है। लिहाजा आपने इस स्कीम को बड़ा हाफ हार्टेडली बनाया था, और मैं वजह भी समझता हूँ, आईएमएफ की भी प्रेशर था। आईएमएफ एमनेस्टी को गाली बोलते हैं, वो कहते हैं जी बात ना करो एमनेस्टी की, आपने इतनी एमनेस्टियाँ देके लोगों को ब्लैक मनी को वाइट कर लिया है, ये आप मनी लॉन्ड्रिंग का ये सबब बन रहा है वगैरह वगैरह। लिहाजा ट्रेडर्स की जो स्कीम थी वो हाफ हार्टेडली की थी और वो फेल हुई। लेकिन अब मैं एमनेस्टी की बात नहीं कर रहा है, एमनेस्टी लोग इसको गलत सेंस में लेते हैं, और आपने जो बात कही बिल्कुल सही है कि जो जेन्युइन रेगुलर टैक्स पेयर हैं वो कहते हैं जी हम 30 साल से पे करते आ रहे हैं। ये आदमी ने सुबह उठा है और रजिस्टर्ड हमारे बराबर में आके खड़ा हो गया, एनटीएन इसने भी जेब में रख लिया, कैसे और क्यों? तो फिर हम भी नहीं होते, जितना बच्चों को आप नहीं non-filers को कराते, आप और जब facilitate कभी करते नेक्स्ट हैं। स्कीम आएगी तो हम भी उसमें आ जाएंगे। फाइलर्स की ग्रीवेंस उतनी बढ़ती जाती हैं। रजिस्टर्ड पर्सन्स के लिए बड़े हार्श मेजर्स हैं और उन्हें ज़्यादा देना पड़ेगा टैक्स रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के मुकाबले में। और एक स्टेज आप उनको पिंच हो गई है कि भाई हम जो ज़्यादा दे रहे हैं ना वो एडजस्टेबल है, ना हमें अकाउंट फॉर कर पा रहे हैं, तो सिर्फ जमा करा दिया, ज़ाया हो गया, एंड दैट विल ब्रिंग देम टू द टैक्स नेट। 30 रुपए का लिया है, सॉरी 70 रुपए का और 30 रुपए तो का। आप नाराज नहीं हुए थे जब डॉक्टर शाहिद ने ये बात कही थी? वो नहीं, तो जिस मैंने भी डिस्कशन को रेफर कर रहे हैं। दोस्ती में नाराज होते रहते हैं। ये ऑब्सोलीट स्कीम है, नहीं, स्कीम है। दुनिया में फेल हो चुकी तो आप है। रिवाइव कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेस पे लगाएं, इनकम पे टैक्स लगाएं, आपके पास कस्टम ड्यूटी पे है, सेल टैक्स पे, ये 3 जो मैं तो आपके बिल्कुल- direct उन पे लगाएं। ऑल सॉर्ट ऑफ इनकम शुड नहीं, बी एक ऑल बात शॉर्ट ऑफ बल्कि मैं तो Simple, कहता हूं आप एग्रीकल्चर पे क्यों नहीं मैं लगाते? आपको बता दूं, नेशनल एक्शन प्लान जो है ना, मेरे अगर हाथ में हो तो नेशनल एक्शन ताकत होगी, मिलिट्री कोड बनेगी, मैं वहाँ कर दूंगा, हर आदमी पे टैक्स लगाया Very well जाएगा, said. इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करेंगे, बिल्कुल। कोई वाइटनिंग स्कीम नहीं आएगी, अब बहुत हो गई। लेट्स हियर द लेडी आउट। माशमूमा से भी बात कर लेते हैं। माशमूमा, तमाम टैक्सेशन एनोमलीज हैं, अगर आप कुछ चीज़ पुट अप करना चाहती हैं, मैं आपका लास्ट लाइनर चाहती हूँ। कैपिटल मार्केट्स का भी अगर तस्करा किया जाए तो। हमने तो बेसिकली सारे हमारे भी और स्टॉक एक्सचेंज के भी यही प्रपोजल्स गए हैं कि जो है इसको फैसिलिटेट किया जाए। हमारे तो ये थे कि एक तो जो डबल टैक्सेशन हम पे हो रही है, एफईडी भी चल रहा है और प्रोविंशियल सेल्स टैक्स भी चल रहे हैं, इसमें एफईडी को रिमूव किया जाए बिकॉज आफ्टर द 18th अमेंडमेंट तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। और आज सिंध हाई कोर्ट ने उसके ऊपर जजमेंट भी दी है जिसमें उन्होंने कहा कि सिंध में एफईडी नहीं चार्ज हो सकता बिकॉज प्रोविंशियल लॉ अवेलेबल है, तो वो उसका हमने कहा था रिमूव करें थोड़ा, और वो होपफुली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो जाएगा कल बजट में। दूसरा जो है ये कि जो बाकी जो है डिविडेंड टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स, मतलब कैपिटल गेन का विद होल्डिंग पीरियड कम किया जाए। दुनिया भर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, तो यहाँ आप 4 साल के ले रहे हैं, वो भी अनफेयर है। डिविडेंड टैक्स को कम किया जाए, उसमें जो है मतलब अब वो बढ़ते बढ़ते, इस दफ़ा तो सुना था एक्सपेक्टेशन तो ये है कि बढ़ेगा शायद, जो नहीं होना चाहिए हमारा तो उसके अगेंस्ट था। क्या फैसिलिटेट करो इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि ये तो सारा डॉक्यूमेंटेड है, एट सोर्स सब कट रहा है। राइट, वही बात है कि डॉक्यूमेंटेड जितने सेक्टर्स हैं उनके ऊपर मजीद किसी तरह के हार्श मेजर्स नहीं होने चाहिए, बल्कि उनको फैसिलिटेट करना चाहिए फॉर द वेरी फैक्ट दैट दे आर डॉक्यूमेंटेड। बेहद शुक्रगुजार अपने तमाम पैनलिस्ट के जो आज हमारे साथ इस बेहद फ्रूटफुल डिस्कशन में तशरीफ फरमा थे। काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हमारा अच्छा रहा और हम कंक्लूजन्स भी ड्रॉ कर पाए हैं।
हमारे साथ डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब थे, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, मिस्टर रेहान जाफरी एंड मिस माशमूमा जहरा मजीद। हमने बात ये की है कि अनडॉक्यूमेंटेड जितने भी एवेन्यूज़ हैं, क्योंकि वहाँ पर सेविंग ज़्यादा की जाती हैं, इस रुझान को भी बदलने की ज़रूरत है। जब तक हम लोग सेविंग्स का रेशो, सेविंग्स टू जीडीपी रेशो और हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो, जब तक हम इन तरह के रेशोज़ को एनहांस नहीं करेंगे, हम सही मायनों में ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं ला पाएंगे। लिहाजा कल के आने वाले बजट से यही उम्मीद रखी जाती है कि इन तमाम रेशोज़ की तरफ भी गौर व फिक्र किया जाए और डॉक्यूमेंटेशन इज़ द की। तमाम तरह के जितने भी इनकम्स हैं वो बिल्कुल टैक्स होने चाहिए, ड्यूली टैक्स होने चाहिए, और इस हवाले से जितनी भी स्ट्रक्चरल बॉटल नेक्स हैं होल हार्टेडली उन्हें दूर करने की कोशिश की जाए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।